नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे मजाक या मन की बात। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के एक मजाकिया बयान ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। अब ये मजाक था या उनके मन की बात, ये तो वही जाने। लेकिन फिलहाल चुनाव के पहले अजीत पवार के बयान ने राज्य की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने को है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसे लेकर वे चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें सीएम की कुर्सी ऑफर करती तो वो पूरी पार्टी यानी एनसीपी अपने साथ ले आते। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। हालांकि अजीत पवार ने ये बात मजाकिया लहजे में कही, लेकिन इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल अजीत पवार ने जिस कार्यक्रम में ये बातें कही, उस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि राजनीति में वो सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों से वरिष्ठ हैं, लेकिन सब आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया। उनके इस बयान के बाद अब सियासी गलियारों में यह कहा जा रहा है कि उनकी दिल की बात जुबां पर आ ही गई। आपको बता दें कि अजीत पवार ने जुलाई 2023 में अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी और एनसीपी से अलग होकर बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे। अजीत पवार जुलाई 2023 को एनसीपी के 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। उन्होंने अपने साथ एनसीपी के 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। गठबंधन सरकार में अजीत को डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो वहीं शिंदे ने 2022 में तत्कालीन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ 39 विधायकों के साथ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके कारण ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई और उसके बाद शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। अब महाराष्ट्र की सियासत के लिए ये कोई नई बात नहीं रही। अब अजीत पवार का बयान सामने आया है, देखने वाली बात होगी कि आगे आगे होता है क्या। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। एवढं माणसामध्ये मिसळून सारखा गराड्यामध्ये राहणारा मुख्यमंत्री मी हा पहिलाच बघितला। म्हणजे कधी कधी तर मी वैतागून जातो। माझ्या शेजारी देवेंद्रजी बसलेले असतात आणि म्हणलं हे कॅबिनेट आहे का काय चाललंय काय। त्या कॅबिनेट मध्ये पण आम्ही राहतो बाजूला, बाकीचेच येऊन तिथं डोकंच खुपसतात आणि माझं हे काम, माझं ते काम, माझं ते काम। अतिशयोक्ती नाही। आजपर्यंत एवढे राज्यांनी स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या पासून एकनाथराव शिंदेंच्या पर्यंत मुख्यमंत्री आपण पाहिले, परंतु सगळ्यात जास्त लोकांच्या येणाऱ्या अर्जावर ह्या काळामध्ये सह्या करणारा कुठला मुख्यमंत्री असेल तर ते एकनाथराव शिंदे। मी त्यांना कधी कधी म्हणतो, अहो तुम्ही सह्या करता हे काय चाललंय, कुणीतरी काहीतरी करेल, जाऊ द्या लोकांच्या करता करायचंय आपल्याला काय। अशा पद्धतीनं त्यांची कामाची पद्धत, अनेक संकट त्यांनी झेलली आजपर्यंत। तुम्हालाही मलाही माहिती आहे, मी त्याच्या खोलात जात नाही। प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये काळाच्या नियतीच्या पुढे तुमचं माझं काही चालत नाही। चलिए, तो मजाक है या मन की बात है, ये तो मुझे लगता है ये दिग्गज ही बताएंगे। लेकिन एक बात सच है कि जो सीएम पद की चाह है वो शायद अधूरी सी रह गई थी और इसीलिए ये सारी बातें आज निकली हैं। कभी चाचा के साथ हुआ करते थे, उसके बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में एक बदलाव हुआ वो हमने और आपने देखा है। अब जो मंच से एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बातें कही हैं, इसीलिए ये बात हो रही है कि एक तो दर्द है सीएम बनने का, नहीं बन पाए। दूसरी चीज ये भी है कि अपने आप को वरिष्ठ भी बता रहे हैं। देखिए, ये मजाक था, हास परिहास में उन्होंने कहा, ये एक अलग बात हो सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि उनके दिल में कुछ था और दिल की बात उनकी जुबां पर आई है। एक मंच पे जब तमाम लोग मौजूद थे, खुद एकनाथ शिंदे वहां मौजूद थे, मुझे लगता है उनके सामने देवेंद्र फडणवीस वहां मौजूद थे और उनके सामने ये तमाम बातें आई हैं, तो लगता है कि कुछ तो है। खैर, एक बात और है कि आखिरकार जो सरकार बनी, एकनाथ शिंदे जिस तरीके से सीएम बने, वो क्यों बने। कहीं ना कहीं अजीत पवार जिस तरीके से आए, एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, तो वो फैक्टर महत्वपूर्ण काम करके गया है। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। एनसीपी का पक्ष रखेंगे हाजी मुकलेश शेख। हाजी मुकलेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर में हमारे साथ प्रवीण लक्ष्मण बागुल जुड़ेंगे, जो कि एनसीपी शरद गुट से पक्ष रखेंगे। उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, इसलिए चर्चा की शुरुआत हाजी मुकलेश जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। हाजी मुकलेश जी, मुझे ये बताइए, ये वाकई में एक हास परिहास था, मजाक था, या वो मन की बात थी? देखिए, ये मन की बात थी। एक मजाक जो है, उससे मजाक भी आप कह सकते हो, और एक मन से जो एक बात होता है, जैसे उन्होंने कहा है, अपने मन में जो था उन्होंने रखा है।
और कि भाई मैं सीनियर हूँ, और उसके अंदर अगर मुझे पता होता तो मैं सभी को लेके और आता था, जो 12 छोड़ा है 10 छोड़ा है वो भी ले आता। तो ये एक मन की बात है और मैं उसके अलावा कुछ नहीं समझता हूँ। हमें महायुति के साथ में चुनाव लड़ना है। मोदी जी के, अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सहयोग में सभी हमारे जो अजीत दादा पावर के गढ़ है और सभी कार्यकर्ता सब अपने अपने जगह पे तैयारी कर रहे हैं। और अजीत दादा पावर जो है अभी बहुत बड़े आपको पता होगा कि जन आंदोलन के लोगों के साथ में जो है अभी मिलना जुलना चालू किया है। आज भी कार्यकर्ताओं से मिला है ऑफिस में। बम्बई में भी सभी को आदेश दिया गया कि हर तालुका में जो है वो अपने हिसाब से लोगों को मिलेंगे और लोगों की समस्या जो है करेंगे और लोगों के कार्यकर्ता को न्याय देंगे। कार्यकर्ता को डट के काम करने का आदेश उन्होंने दिया है। जो हमें जो सीट दिया है वो सीट पे हम चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है इसमें। और सीएम की बात रही कि मैं तो कार्यकर्ता हूँ अजीत दादा पवार साहब के, छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े, दादा के साथ भी जुड़े हैं, सुनील गडकरी जी, प्रफुल्ल भाई पटेल हमारे नेता है, छगन भुजबल साहब है। उसके बाद में सारे लोगों ने मतलब सभी की इच्छा है कि अजीत दादा पवार जो है सीएम बने। ये हर किसी का इच्छा है। अगर नहीं हम बोलेंगे तो हमारा कार्यकर्ता कैसे काम करेगा? और कार्यकर्ता को हम कैसे उनको भरोसे में मतलब जोश में लाएंगे? और भरोसे से ही कोई ना कोई काम करता ना। मैम एक उम्मीद होती है कि मेरा लीडर जाके सीएम बने, पीएम बने। तो ये एक मन की भावना है उनका, उन्होंने अपने हिसाब से रखा है बात पर। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। प्रवीण जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? प्रवीण जी, चलिए शायद फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। बिल्कुल, अभी आप दुरुस्त कराइए। हम बैठे लाइन में, लेकिन यहाँ पर उनका जो कनेक्ट नहीं हो रहा है, बातचीत हो रहा है, लेकिन मैं तो बैठा हूँ ऑफिस में। प्रवीण जी, आपको सुन तो पा रही हूँ, लेकिन आप तो फोन डिस्कनेक्ट हुआ था। खैर ठीक है, एक बार फिर से हम आपको कनेक्ट करते हैं। मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू है और हमारी टेक्निकल टीम जो है वो इस चीज़ को प्लीज़ जल्दी से सॉर्ट आउट करिए। और मुझे लगता है हाजी मुकलेश जी, एक बात और है अभी, क्योंकि प्रवीण जी का पक्ष आना बहुत ज़रूरी था, वो सारी चीज़ों को रखते, लेकिन ये बात सच है। देखिए, आपने भी इस चीज़ को तो स्वीकारा कि भले वो हास परिहास था या मजाक कहा जा सकता है, लेकिन वो इस चीज़ को मान तो रहे हैं कहीं ना कहीं कि उन्हें क्या पता था कि वरिष्ठ होने के बाद थोड़ी और संख्या बढ़ानी थी तो शायद वो कुर्सी भी उनको मिलती। लेकिन क्या मिलती? ये इतना आसान होता महाराष्ट्र की सियासत में? क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे, आप समझिएगा। देखिए, शिंदे साहब जो है वो अपनी जगह काम कर रहे हैं, और हम जो है अजीत दादा पवार साहब के जो अजीत दादा काफी टाइम से सीनियर लीडर है और काफी टाइम से उनको अनुभव है। उन्होंने मंत्रिमंडल में कई बार जब से ये चाहे उद्धव जी की और अभी हमारे महाविकास आघाड़ी की सरकार जो इनकी बनी है उसमें सीएम रहा, उसमें भी किया। उससे पहले देवेंद्र जी से पहले जब बीजेपी किया और शिवसेना की सरकार थी बाला साहब ठाकरे की, उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार और एनसीपी की सरकार में मंत्री रहा है। उन्होंने काम किया और तजुर्बामंद और अनुभवी नेता है। मैं आपको मैं बताना चाहूंगा आपको, ये जो है अपने अजीत दादा पवार साहब सीनियर लीडर है, सभी के सीनियर है। मैं तो चैलेंज के साथ कहूंगा कि मुख्यमंत्री जो है उनसे भी सीनियर है। मुख्यमंत्री रहा है हमारे स्टेट के है अपना शिंदे साहब, लेकिन अजीत दादा जो है वो सबसे सीनियर है। ये बात को तो आप झुटला नहीं सकता है। ठीक है। एनसीपी जब से बनी है शरद पवार साहब की, लगातार मंत्री बनते गए और लोगों का काम करते गए। हर कार्यकर्ता को नाम से पुकारता है, नाम से उनका फोन उठा के बात करता है। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। प्रवीण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ मैडम। प्रवीण जी, ये जो बात आई है, अजीत पवार ने जिस तरीके से एक मंच से कहा, अपने आप को सीनियर भी बताया और मतलब उन्होंने कहा कि मैं बस पीछे रह गया, बाकी तो मैं एकनाथ शिंदे हूं या देवेंद्र फडणवीस हूं, मैं काफी ज्यादा मतलब एक कहते हैं अनुभव में बहुत ज्यादा हूं, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं पीछे रह गया। पता नहीं इसको इस तरह से लिया जा रहा है कि उनका ये मजाक था एक मंच पे एक कार्यक्रम के दौरान, या उनके मन की बात थी। लेकिन यहाँ पर हाजी मुकलेश जी पक्ष रख रहे हैं एनसीपी का अजीत गुट से, और वो ये कहते हैं कि देखिए इसको मजाक के तौर पे ही लिया जाए, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा है गलत भी नहीं कहा है। वरिष्ठ तो वो हैं राजनीति में, उनसे अजीत पवार जी, इनको पवार साहब ने, शरद पवार साहब ने 90 में पहला उनको खासदार बनाया था। खासदार बनाने के बाद उनको उनके बाद वो 90 से ही वो एमएलए थे।
और अभी मेरे को लगता है 24 साल हो गया उनको एमएलए बनके। तो वैसा तो वो एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा सीनियर वही है, वो सीएम के लिए ड्यू है। लेकिन उन्होंने जो कल एक बात की कि मैं पूरा पार्टी लेके आने चाहता हूँ, लेके आता था, लेकिन वो जो बोले वो उन शब्दों से हम लोग सहमत नहीं है, क्योंकि ये जो पार्टी थी, राष्ट्रवादी पार्टी थी, ये शरद पवार साहब ने स्थापित की थी और उनके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो जो उन्होंने जो बात की है कि जो मैं पूरा पार्टी लेते हैं, वो मजाक है क्या है, वो मन की बात है कि ये मालूम हमको गिरना नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है ना, यदि इस तरह की बात आ रही है कि उन्हें ऐसा लगा नहीं था, उन्हें लग रहा था कि यदि एक वरिष्ठता के नाते, अनुभव के नाते यदि थोड़ी और संख्या बढ़ाकर ले जाते, पूरी एनसीपी ले जाते, तो शायद सीएम पद भी उनको मिलता। लेकिन कैसे मिल जाता, कोई इसकी श्योरिटी थी? फिर एकनाथ शिंदे का क्या होता? हम उसके साथ काम करने देवेंद्र फडणवीस ऑलरेडी पहले से थे और फिर डिप्टी सीएम अभी भी हैं, तो बाकी लोग भी तो हैं महाराष्ट्र की सियासत में। नहीं, अभी उन्होंने जो बताया कि मैं पूरा पार्टी लेके आने वाला था, लेकिन उनका पार्टी उन्होंने जो बताया है वो राष्ट्रवादी जो पार्टी है, वो राष्ट्रवादी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब थे। वो ये अजित पवार जी कैसे लाने वाले थे पार्टी, ये हमको ये उनका जो शब्द है वो हमको ही समझ में नहीं आ रहा है, वो कैसे बता रहे हैं। ठीक है, हाजी मुखलेश जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, अगर सीएम अजीत दादा पवार को बना था, अगर हमें पता होता तो जो बचा कुचा 10 वो भी आ जाते थे ना, और क्यों नहीं आते थे? शरद पवार चाहते थे कि मेरा भतीजा सीएम बने, सुप्रिया ताई भी बड़े भाई है अपना अजीत दादा पवार साहब, चाहते कि मेरा भाई सीएम बने। पवार परिवार बिखरता नहीं था ना, और परिवार बिखरा कहाँ है? कुछ लोगों को लालच ऐसा रह गया कि भाई हमारा क्या, हम बनेंगे सीएम, तो वो रह गए और हम आ गए। क्योंकि हमें बहुत तरह से जो है लोग सम्मान जो देना था, वो सम्मान वहां पर कुछ लोग कान भरने का शरद पवार साहब का काम करता था अजीत पवार के खिलाफ, और उसके बाद फिर कोई रास्ता नहीं था हमारे पास, हमारे कार्यकर्ताओं के पास। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने अजीत दादा पवार साहब के पास सारे चीजों को रखा, रिपोर्ट को रखने के बाद वो अपने निकल के अपने काम कर रहे हैं। देश के विकास की ओर है, महाराष्ट्र के विकास के लिए अब काम कर रहे हैं हम महायुति में, तो उसमें गलत क्या है? आज भी अजीत पवार सीएम बनेगा, हम कार्यकर्ता पसीना बहा के मेहनत कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, तो हमारे लीडर जो है अजीत पवार साहब, प्रफुल्ल भाई पटेल मिनिस्टर बनना चाहिए, कैबिनेट मिनिस्टर सेंटर में, तो कार्यकर्ता को भी तो जोश आएगा, कार्यकर्ता को भी पावर मिलेगा ना। तो ये सब बातें जो है, ये हकीकत बातें अजीत दादा पवार ने कहा है, कोई इसमें बनावट नहीं है। क्योंकि अजीत दादा पवार एक लीडर जो बोलता है डंके की चोट पे बोलता है, और कार्यकर्ता उनको नोट करता है, दूसरे लोग उनके नकल करने लगता है। जो लोग पहली बार मंत्री बना है या मंत्री बनने के रास्ते पे है या पहले जो बन के गए हैं महाविकास अघाड़ी में, वो लोग अजीत दादा के बारे में क्या क्या शब्द और क्या क्या टिप्पणी करता है। अरे पहले बात तो ऐसा देखो, अजीत पवार सीनियर है, अजीत पवार को तजुर्बा है। भले हम हार गए, एक सीट हमारी एमपी चुन के आया है खासदार, आपको पता है, लेकिन वो सब आगे बाकी है ना। उम्मीद पे दुनिया कायम है, अजीत दादा पवार काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पे गर्म होकर, और हम जो है पूरी सीट जो हमको सीट दिया है उसके अंदर मेहनत करके हमारे ज्यादा से ज्यादा। हाजी मुखलेश जी, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो तमाम चीजें महाराष्ट्र में मिली हैं या सत्ता मिली है, कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही हुआ। सरकार गिरी थी, उसके बाद मुझे लगता है तमाम चीजें बनी आई, तो हो सकता है उनको भी लगता हो कि उनका अपना एक वर्चस्व है, वरिष्ठता में तो उन्होंने कह ही दिया कि वो सबसे ऊपर है, तो इसलिए उन्हें लग रहा होगा कि सारी चीजें, उनका एक बड़ा रोल है महाराष्ट्र की इस वक्त की सरकार में, उनका बड़ा रोल है, इसलिए उनको लग रहा होगा कि वो सीएम बन सकते हैं और उनको बनना चाहिए। राखी जी, अगर देवेंद्र जी को और शिंदे साहब को अजीत दादा की जरूरत नहीं होता तो अजीत दादा पवार साहब डिप्टी सीएम नहीं बनता, उनको कुछ और बना देता था ना। लेकिन अजीत पवार है, डंके के चोट में काम करता है, डंके के चोट में इतने लोगों को ले आया और काम कर रहे हैं लोग साथ में, और अभी विकास की ओर जा रहे हैं। भाई देख सकते हैं, पैदल हमेशा कुछ ना कुछ उनका रहता ही है, खबर बातियां, लोगों को मिलना जुलना सब चालू रहता है। तो हम विकास की ओर जो है मोदी जी के साथ, देवेंद्र जी के और हमारे शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे साहब सीएम महाराष्ट्र के, उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे, क्योंकि कोई काम में विकास की ओर रुकावट ना हो, और जनता के हित के लिए जनता का कैसा भला होता है उसके बारे में
हमारे कार्यकर्ता अजीत दादा पवार के ठीक है। साथ है, देवेंद्र जी फर्नांडिस के साथ है और हमारे शिंदे साहब के साथ भी है। ठीक है प्रवीण जी, देखिए अब एक बात तो है, क्योंकि आपका साथ छोड़कर गए, सरकार भी वहां बन गई, तमाम चीजें हो गई, लेकिन वापस से कुछ ऐसे पैचअप जैसा दिखा नहीं। अब कहते ना कि देखिए जोड़ी तो चाचा भतीजे की थी, बहुत सारी चीजों के बारे में कहा गया, अब आगे क्या? फिलहाल जो बात आई है उस पर तो जो क्लैरिफिकेशन आ रहा है अजीत गुट से वो यही है कि उन्होंने जिस भी वे में कहा तो सही ही है, और ये बिल्कुल स्वाभाविक हो सकता था, और क्योंकि यदि जरूरत नहीं होती तो उनको एक्सेप्ट भी क्यों करते, उन्हीं की वजह से तो सब कुछ हुआ। तो इसलिए उनके बयान को कैसे भी करके लिया जाए, कोई बहुत फर्क मुझे नहीं लग रहा कि अजीत गुट को या सरकार को कुछ पड़ा है। मैडम 2007 में राष्ट्रवादी 71 और कांग्रेस 69 आई थी, तभी भी शरद पवार राष्ट्रवादी सीएम पद के लिए ड्यू थी, तभी भी शरद पवार साहब ने वो समान विचार के लिए वो सीएम पद वो कांग्रेस को दे दिया और अपने को डिप्टी सीएम लिया। अभी जो भाई साहब बोल रहे हैं कि एनसीपी के, वो एनसीपी में सबसे ज्यादा अधिकार तो अजीत पवार साहब को ही, तो कौन सा भी टिकट देने का हो या कौन सा भी निर्णय होने दो, वो ज्यादा से करके अजीत पवार साहब को ही था। ज्यादा से ज्यादा शरद पवार साहब ने ज्यादा अधिकार अजीत पवार साहब को ही दिया था। वो अभी जो बोल रहे हैं वो भाई साहब की कान भरने का ऐसा पार्टी में कोई हो रहा नहीं था। जो भी निर्णय था वो सभी अजीत पवार साहब ही कर रहे थे। अभी वो क्यों फूट गए, क्या फूट गए, क्यों निकल आए, ये तो उनको ही मालूम है। लेकिन अब आगे क्या? देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हाँ बोलिए। अभी उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। उनका पार्टी का जो विचारधारा वो भाजपा के साथ है, हमारी विचारधारा है वो समान विचारों के और समानता के विचारों पे है। अभी उन्होंने जो मन का सीएम बनने का जो सपना देखा है कि वो बोले हैं, तो उनका पार्टी उनकी तरफ से उनका कार्यक्रम हो जाएगा, हमारा कार्यक्रम महाविकास आघाड़ी की तरफ से हमारा कार्यक्रम हो जाएगा। चलिए खैर ये तो आने वाले समय की बात होगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस तरीके से ये जो जोड़ी थी जो टूटी और फिर उस तरफ चले गए, वहां की सरकार बन गई, तमाम चीजें हो गई। अब वो अपनी बातों से वो अपनी मन की बात कहते हैं, ये वो अपने दिल की बात कहते हैं, ये उनकी बात है। लेकिन अब जहां तक इलेक्शन भी है, ठीक है, इलेक्शन होना है, कितना महत्वपूर्ण होगी ये जोड़ी, ये सियासत, ये दिग्गज, क्योंकि सबका अपना अपना वर्चस्व। दिल्ली में जाके बैठा है सीएम के लिए कि सीएम घोषित, सीएम के लालच में उद्धव ठाकरे दिल्ली बैठा है, राहुल गांधी जी को मिल रहा है, एकनाथ खड़गे जी को मिल रहा है। हर किसी के दिल में लालच है। राजनीति अगर कोई करता है तो राजनीति में कोई सीधा सोने को बैठने को नहीं करता है। हमारा नेता अजीत दादा पवार साहब सीएम बनेगा और डंके के चोट में अगर किसी को मान्य है कोई सम्मान हमें देगा तो हम उनके साथ में खड़े रहने को तैयार है। और कार्यकर्ता अजीत दादा पवार साहब के साथ कांधे से कांधा मिलाकर जमीनी स्तर पर महाराष्ट्र की जनता उनके साथ है। ये हमारे वो एक ही काम है कि अजीत दादा पवार साहब ने टैग दिया है, जो अजीत दादा पवार को लोग उल्टी सीधी बयान, उनको भगोड़ा यानी अलग अलग तरह की बातें करता है। हमारे दिल में दर्द है कार्यकर्ताओं के। हम सीएम बनाने के लिए आए और सीएम बनने के लिए, लोगों के विकास करने के लिए आए। अजीत दादा पवार जब तक सीएम नहीं बनेगा और तब तक हम लोग काम करेंगे जमीनी स्तर पर, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। जनता को हाथ पांव जोड़ के जनता की जो भी समस्या है उसको हम दूर करने के लिए कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे। और खासदार के चुनाव में टाइम कम था, समय कम था और उसके अंदर हम लोग एक तरफ लड़ने वाले थे, एक तरफ नहीं लड़ने वाले थे, ऐसे सोच विचार चल रहा था कार्यकर्ताओं में और अजीत पवार के अंदर। लेकिन अभी सीधा रास्ता तय है कि विधानसभा लड़ना है और विधानसभा में चुन के उनको लाना है। सीएम के दावेदारी तो हमको करना है और हम दावेदारी करेंगे। ठीक है चाहे प्रवीण जी, इलेक्शन की आपकी क्या तैयारी है? यहाँ तो वो बिल्कुल दावा ही कर रहे हैं कि आप देख लिए इस बार के इलेक्शन के बाद उद्धव ठाकरे दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, राहुल गांधी से मिल रहे हैं, उनको सीएम बनना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बार के इलेक्शन को देखिए कहीं ना कहीं अजीत दा जो है वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब कौन बनेगा नहीं बनेगा मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि जो लोग हैं क्या वो अयोग्य हो गए, क्या वो नहीं रिजर्व कर सकते? इस इलेक्शन के बाद क्या सिचुएशंस बनेगी उस पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, आप जो हैं या आपके साथ जितने लोग हैं, मुझे लगता है ये इसके लिए फैक्टर होगा कि आप कितनी संख्या के साथ आएंगे। देखिए
महाविकास आघाड़ी की 3-4 मीटिंग हो गई है। महाविकास आघाड़ी में एक समान कार्यक्रम के ऊपर हमारा उपक्रम चालू है विधानसभा के चुनाव के लिए। वहाँ हम लोगों ने कल ही परसों नाना पटोले जी ने, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बताया कि बड़ा भाई छोटा भाई ऐसा कोई नहीं है, हमारा समान कार्यक्रम है। हम ये संगठन से साथ लड़ेंगे और जीत के आएंगे। उसके बाद हम सीएम कौन बनेगा वो उसके बाद हम ये करेंगे। तो अभी उद्धव ठाकरे साहब भी नहीं बता रहे, नहीं तो और हमारे शरद पवार साहब भी नहीं बता रहे। तो हम जो समान कार्यक्रम के बाद ही हम सीएम बनाने के लिए सोचेंगे। ऐसा हमने बताया। सीएम के रेस में उद्धव ठाकरे को पन्ना देना नहीं चाहता है। नहीं छोटे भाई की बातों को आप समझो। सर जी उद्धव ठाकरे साहब ने ऐसा बताया क्या? ऐसा न्यूज में बताया क्या? हमने हमारा जो महाविकास आघाड़ी के पत्रकार परिषद में हम लोगों ने बताया है, तीनों पार्टी के लीडर ने ऐसा बताया कि हम लोग बड़ा भाई छोटा भाई ऐसा कोई नहीं बताया है अभी कोई। और सीएम का चेहरा ऐसा कोई नहीं। हर पार्टी ऐसा बोल देती है कि बाबा चलो हम सीएम के लिए तैयारी से है, लेकिन ऐसा महाविकास आघाड़ी के कोई भी सदस्य ने कोई ने बताया नहीं है। आप घोषित करो, महाविकास आघाड़ी का सीएम कौन रहेगा घोषित करो डंके की चोट में। अरे महाविकास आघाड़ी का भी कोई तो करो ना डिक्लेयर। आप खाली अजित पवार गुट से डिक्लेयर कर रहे हैं, बीजेपी से क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? एकनाथ शिंदे गुट से क्यों नहीं कर रहे हैं? हो जाएगा। हम बीजेपी उनके तरफ से भी नहीं उद्धव ठाकरे ने ऐसा बताया नहीं है। नाना पटोले साहब ने भी ऐसा बताया नहीं है। और चलिए साहब ने या शरद पवार साहब ठीक है, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, सुनिएगा यहाँ पर। ठीक है प्रवीण जी और हाजी मुकेश जी, आप दोनों, आप लोगों की बातों से ऐसा लग रहा है कि इस बार के इलेक्शन में मुख्यमंत्री कौन होगा ये उसकी लड़ाई नहीं है। मुख्यमंत्री कौन होगा वो इलेक्शन के बाद नंबर ऑफ सीट्स और विधायक दल जो है वो चुनेंगे। इलेक्शन तो होने दीजिए पहले, लेकिन ये जरूर देखिएगा कि क्या सियासत इस बार फिर पलट ना जाए, कौन किसका साथ ना दे दे, क्योंकि एक बड़ा गच्चा अभी महाराष्ट्र की सियासत में हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा। पहले इलेक्शन होने दीजिए, नंबर ऑफ सीट्स आने दीजिए, फिर किसका पड़ला भारी है, कौन सीएम बनेगा तो बात की बात है, लेकिन कोई किसी का साथ तो नहीं छोड़ेगा। पहले उस विश्वास को बनाइए। इसका नंबर ज्यादा आएगा वो सीएम बनेगा। कोई ज्यादा नंबर किसी का नहीं आएगा। सीएम के लिए अजित पवार को रखना पड़ेगा तब सीएम बनेगा। अरे बाबा वो जो आगे अक्टूबर नवंबर तक देखो क्या होता है। के अंदर कोई ऐसा लोकसभा में हुआ था, पार्टी को ऐसा भी विधानसभा में समझ में आएगा क्या होने वाला है, क्या होने वाला है विधानसभा में समझ में आने वाला है। चलिए हाजी मुकेश जी, मुझे ये बताइए, जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि अजीत पवार जो हैं उन्हीं का नाम होगा, वही बनेंगे, इतना श्योर कैसे हैं आप? क्योंकि ये आप ठीक है, आप अजीत गुट से पक्ष जरूर रख ले, लेकिन अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं है, अभी तो तैयारियां होगी, तमाम चीजें आएंगी। देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ, हमें सम्मान मिलेगा तो हम काम करेंगे महायुति के साथ। अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो कार्यकर्ताओं का भावना, कार्यकर्ताओं का सोच, कार्यकर्ता सबसे बड़ा दौलत है। अजीत दादा पवार के साथ हम कुछ भी फैसला ले सकता है। हम लोग अजीत दादा पवार को सीएम बना रहे हैं, कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई भी पार्टी हम कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देगा, अजीत पवार सबका सीट अगर ज्यादा आता है तो अजीत पवार सीएम बनेगा। चलिए खैर आने वाले समय की बात होगी। प्रवीण जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो नंबर ऑफ सीट्स आएंगी पहले तो उससे ये तय होगा कि किसका पड़ला भारी है, और बहुत ज्यादा सीट्स आती हैं तो जाहिर तौर पर उन्हीं का एक मुख्यमंत्री होगा, उन्हीं की सरकार होगी। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि एक दूसरे का साथ कितने लोग छोड़ेंगे बीच में, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा माहौल हमने देखा ही है। नहीं मैडम, अभी जो महाविकास आघाड़ी की जो है ना, वो जो 3-4 मीटिंग हुई अभी दिल्ली में भी, उद्धव ठाकरे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी और हमारे शरद पवार साहब और सुप्रिया ताई, इन्होंने की जो मीटिंग हुई उनमें जो कम्युनिकेशन हुआ है, जो समन्वय हुआ है, वहां से उन्होंने बराबर अपने अपने सीट पे ऊपर ध्यान देने का, और महाराष्ट्र में भी जो महाराष्ट्र के जो नेता वहाँ का भी 2-4 मीटिंग हो गया है। जैसा लोकसभा में हम लोगों ने सीट का बंटवारा किया था वैसे ही विधानसभा में बंटवारा हो जाएगा। और महाविकास आघाड़ी के
ज्यादा से ज्यादा एमएलए लाने का हम ठीक है, ट्राई करेंगे। चलिए, खैर ये आने वाले समय में इलेक्शन है तब पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल जैसा कि आप लोगों ने कहा एक मजाक था, हास परिहास था, लेकिन मजाक और मन की बात कुछ भी कहिए, बोल तो वो सच सच ही गए हैं। खैर समय हो गया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से एक बात तो निकल कर आई है कि मजाक कह लीजिए या मन की बात कह लीजिए, जो कुछ भी थी वो थी तो सही, क्योंकि वो वरिष्ठ भी हो सकते हैं अपने अनुभव के नाते और वो डिजर्व भी करते थे। उनको ऐसा लगा है कि नंबर थोड़े से और ज्यादा ले आते, पूरी एनसीपी ले आते तो शायद सीएम बनते। और अभी भी दावा देखिए अजीत गुट का ये है कि वही बनेंगे। तो इस इलेक्शन में क्या होगा ये तस्वीर तब साफ होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।